हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा। अब कुछ और डिटरमिनर्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे डिटरमिनर्स आते हैं नो और नॉट एनी। नो और नॉट एनी का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। ये नो जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है और इसकी जगह, नो की जगह आप नॉट एनी भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, नॉट एनी की जगह लगा सकते हैं या इसको यूं भी कह सकते हैं, इसको नॉट ए भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए कैसे अपने नॉट एनी और डू नॉट की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव नो वर्क दीज डेज। इन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं है। आई हैव नो वर्क दीज डेज। तो यहाँ नो वर्क, वर्क का एडजेक्टिव हुआ नो। ठीक है ना, तो यहाँ नो का यूज किया गया। अभी अपने दूसरा सेंटेंस लीजिए, आई हैव नॉट एनी वर्क दीज डेज। आई हैव नॉट एनी वर्क दीज डेज, ये भी अपने कह सकते हैं। यानी नॉट एनी का तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। एनी का यूज आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं शी हैज नो चिल्ड्रन। उसको कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब चिल्ड्रन की खासियत है नो, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है नो, डिटरमिनर की तरह इसका यूज किया जा रहा है। सी हैज नॉट एनी चिल्ड्रन भी इसी सेंटेंस को आप यूं कह सकते हैं, सी हैज नॉट एनी चिल्ड्रन, ये भी तो आप कह सकते हैं। तो नॉट एनी भी कह सकते हैं और नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब आप अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज नो गार्डन। देयर इज नो गार्डन, ये देखो बाग नहीं है, वहां कोई बाग नहीं है। नो का मतलब कोई बाग नहीं है, किसी भी बाग नाम की चीज ही नहीं है। तो गार्डन की ये हो गया। अच्छा, देयर इजंट, ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इजंट अ गार्डन। तो यहां जो इजंट, इज नॉट अ गार्डन, यहां इजंट इज नॉट अ गार्डन ये जो लिखा हुआ है, तो नॉट ए की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। तो नो और नॉट एनी जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं और इनका सेम अर्थ होता है। नॉट ए, नॉट एनी, नो, इन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं नो और नॉट एनी के बाद जो डिटरमिनर्स हैं, दिस, दैट, दिस के बाद अब मैं बता दूं दीज और दैट और दोज, इनकी हम बात करें तो सीधी सी बात है, दिस जो होता है, दिस जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ साथ ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ ही में इसका प्रयोग किया जाता है। दिस का यूज काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है दीज। ठीक है ना, दीज जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और इसको भी काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल होता है और इसको भी काउंटेबल नाउन जो होती है उसके साथ इसका यूज किया जाता है। और दैट जो होता है, दैट वो भी आपको बता देता हूं सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है और काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। और इसका जो प्लूरल होता है वो दोज होता है। दोज जो होता है इसका प्लूरल होता है, ध्यान देना है, दोज, दोज का अर्थ होता है प्लूरल, यानी ये प्लूरल होता है और ये भी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का बारे में पता है। काउंटेबल जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन वो होती है जिनको गिना नहीं जा सकता। अब दिस, दीज, दैट, दोज। अब दिस जो होती है उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो नजदीक है, दिस और दीज का यूज जो नियर है उनकी तरफ संकेत करने के लिए जी। यानी इसका जो मूल यूज किया जाता है इन दोनों का, ऊपर वाले दोनों का, वो कहाँ किया जाता है, जो नियर है, यानी वहां दूरी बताने के लिए यूज होता है, यानी डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है। और बता देता हूं कि वो टचेबल होती है।
टचेबल होती है, मतलब इतने दूर होते हैं कि उनको अपने छू सकते हैं, लेकिन ये अनटचेबल होती है, मतलब जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, अनटचेबल होती है, जिसको अपने स्पर्श नहीं कर सकते। ये भी किसको बताते हैं? डिस्टेंस को बताते हैं। दिस मीन्स यह है, दीज मीन्स ये, और दैट मीन्स वह है, और दोज मीन्स वे। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। इतनी दूरी, डिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए ही की जगह दैट नहीं लगा सकते। ही जो है वो किसी के मैस्कुलिन जेंडर को बताता है कि ये पुरुष है। सी वो फेमिनाइन जेंडर को बताता है कि स्त्री है, और इट जो है वो न्यूटर जेंडर को बताता है कि ये एनिमल है या बुक है। न्यूटर या कॉमन जेंडर को इट बताता है। तो यहाँ डिटरमिनर्स के दैट की जगह आपने क्या नहीं लगा सकते? ही नहीं लगा सकते। दैट और ही दोनों अपने आपस में अलग अलग है। कई बच्चों से पूछा जाता है वह है, तो वो कहेंगे दैट है। वह एक लड़का है तो वो कहेंगे दैट इज अ बॉय है। तो दैट इज अ बॉय, इसका मतलब डिस्टेंस बता रहे कि बॉय जो है हमसे दूर है, ये नहीं बता रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो हमने ही इज अ बॉय कहेंगे तो ये पता लगेगा कि बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। दिस और दीज का प्रयोग जो है वो नजदीक के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं? दिस और दीज का, यानी कि दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, ये बोले दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, ये स्टूडेंट मेरा भाई है। तो यहां आ जाए दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। तो इस तरीके से आपने क्या किया? दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर, आपने क्या किया? यहां स्टूडेंट की डिस्टेंस बताई जा रही है कि स्टूडेंट कितना दूर है आपसे। ठीक है, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। और दूसरी बात अपने ये भी कह सकते हैं दीज बुक्स आर अवर्स, दीज बुक्स आर आर्स। तो यहां दीज बुक्स का मतलब बुक्स इतनी नजदीक पड़ी है कि आप उसको टच कर सकते हैं। जैसे दीज बुक्स आर आर्स, तो ये दिस और दीज का यूज किया जाता है। और दैट का यूज देखिए, दैट का यूज भी आपको डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे आप कहें दैट काउ इज माइन, वो गाय मेरी है। तो यहां दैट काउ का मतलब काउ आपसे दूर है, इसलिए आपने कहा दैट काउ इज माइन। और आप ये कह सकते हैं दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, दोज फ्लावर्स आर। अब यहां अगर हम बनाना चाहें तो दोज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, तो अपने ब्यूटिफुल का मतलब होता है कि वो सुंदर हैं। तो यहां दोज फ्लावर्स लिखा, आपने दोज फ्लावर्स लिखा ना, तो ये दोज क्या है? प्लूरल है, फ्लावर्स प्लूरल है। दैट काउ, ये दैट काउ क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर के यूज होता है और दोज प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। बस इतना सा डिफरेंस इसमें, डिस्टेंस बताने के लिए दैट दीज का प्रयोग होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा आपको, एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जैसे कहें कि व्हाट इज दिस, कोई आदमी आपसे पूछे व्हाट इज दिस, इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कोई आदमी, तो इसका आंसर जो होगा वो दिस इज नहीं कहेंगे, इसका आंसर जो होगा वो दिस इज नहीं कहेंगे। या तो आप लगाएंगे इट इज अ पेन, ये इसका आंसर हो गया, इट इज अ पेन। या आप इसका आंसर देते समय डबल दिस नहीं लगाते, मतलब दो बार दिस नहीं लगाएंगे। बोलते समय ध्यान रखना है, दिस का यूज दो बार नहीं किया जा सकता। या तो दिस लगाएंगे, इट इज अ पेन, व्हाट इज दिस, इट इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन नहीं लिखेंगे, इट इज अ पेन। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि दिस का दो बार यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें, इस दैट का प्रयोग किसी घटना के लिए भी होता है, यानी ये जो दैट आता है, हमने इस दैट की जो बात करी वो किसी भी हैपनिंग के लिए, हैपनिंग कोई भी हो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है हैपनिंग के लिए, कोई घटना के लिए कैसे यूज किया जाता है, वो भी आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे आई एम सॉरी आई एम लेट, कोई आदमी आपको कहे आई एम सॉरी आई एम लेट, ये बोल दिया किसी ने,
आई एम सॉरी, आई एम लेट, ठीक है ना, यहां कोमा लगा हुआ है। तो आप उसको आंसर क्या देंगे? दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है, दैट्स ऑल राइट। तो यहां घटना हुई लेट होने की, उसके लिए दैट का यूज किया गया। आई एम सॉरी, आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट। यहां दैट इज ऑल राइट लिखा हुआ है ना, तो यहां पर किसी घटना के लिए भी दैट का यूज किया जाता है। और यू आर लेजी, अब कोई आदमी ये कहे कि यू आर लेजी, तुम आलसी हो, ऐसे बोले यू आर लेजी, ये बोले यू आर लेजी कि तुम आलसी हो, आंसर देते हैं तो क्या बोलेंगे? दैट्स ट्रू, ये बात सच है। तो दैट इज ट्रू, ये दैट इज जो यूज हुआ वो एक घटना के लिए यूज हुआ, तो इसलिए दिस दैट दीज दोज का यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। ओके, अब बात ये हुई दिस दैट दीज दोज की। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वेरियस एंड सेवरल, यूज ऑफ वेरियस एंड सेवरल। अब देखो वेरियस जो होती है, वेरियस जो होती है इसका अर्थ भी क्या होता है? लार्ज नंबर के लिए इसका यूज किया जाता है, बट डिफरेंट काइंड्स, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होती है। तो इसका यूज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स के लिए वेरियस यूज होता है। सेवरल, सेवरल का अर्थ भी लार्ज नंबर से लिया जाता है, ठीक है ना, बट सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स होती है, यानी ये थिंग्स जो होती है वो सेम काइंड्स की होती है, एक जैसी होती है। कैसे? एक यूज करें, सॉरी, इसको यूज करें एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल में ये आपको ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ बट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है उसके लिए वेरियस। लार्ज नंबर बट सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है, लार्ज नंबर बट सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? सेवरल का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यूज कैसे करते हैं। ही सोल्ड, अब सेवरल फैंस, मतलब उसने अनेक पंखे बेच दिए, मतलब फैंस जो थे वो एक ही प्रकार के थे। सेवरल का मतलब क्या हुआ? जो फैंस थे वो एक ही प्रकार के थे, डिफरेंट काइंड्स नहीं थे, ठीक है ना। अभी सेवरल गर्ल्स, ये भी उसका सेवरल गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब लड़कियां एक ही क्लास की थी या एक जैसी सारी लड़कियां थी, तो उसको सेवरल गर्ल्स बोल दिया है। ऐसे ही आपको एक सेंटेंस और है कि सेवरल बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या है कि वो बुक्स जो थी एक ही सब्जेक्ट की थी। सेवरल बुक्स कह रहा है तो एक ही सब्जेक्ट की बुक्स थी, तो यहां पर सेवरल बुक्स की बात करते हैं। अच्छा, इसी को अगर वो ऐसे बोले वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, ये बोले तो इसका मतलब क्या? वेरियस बुक्स, इसका मतलब वेरियस यूज कर रहा है, तो ये बुक्स जो थी वो अलग अलग सब्जेक्ट की थी। तो सेवरल और वेरियस के अंदर ये पढ़े। अच्छा, अपने पिछली वीडियो में मैनी और मच भी पढ़े। मैनी का अर्थ भी बहुत सारा होता है। मैनी का मतलब भी एक ही श्रेणी की बुक्स होती है, बहुत सारी। मैनी बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, इसका मतलब भी क्या होता है कि एक जैसी बुक। सेवरल की जगह मैनी यूज किया जा सकता है, सेवरल की जगह मैनी यूज किया जा सकता है, बट सेवरल क्या है? एक संतुलित मात्रा की, बैलेंस्ड क्वांटिटी की बात करता है सेवरल। लेकिन मैनी जो होती है, मैनी के अंदर अंदाजा नहीं होता है कितनी होती है। मैनी का मतलब बहुत सारा, ढेर जो होता है, उसके लिए मैनी यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया सेवरल, वेरियस और मैनी। अब हम बात कर लेते हैं सच और सच अ। बस सच और सच अ ये हमने पढ़ा है। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा या इस तरह का है। तो ध्यान में रखना है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए सच, सच के बाद, यानी सच जो होता है ना, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या
अनकाउंटेबल नाउन यूज होती है। और जो सच ए होता है, ये ध्यान रखना है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं। यानी सच का मतलब इस तरह है कि, या ऐसा, सच ए का मतलब भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहें कि वो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता, तो कैसे बोलेंगे? ही डजंट लाइक सच थिंग्स। अब सच थिंग्स, अब देखिए थिंग्स प्लूरल था, यानी इसको नोट करना है, ये थिंग्स प्लूरल था, इसलिए हमने क्या कह दिया? सच थिंग्स। ठीक है ना, सच थिंग्स बोल दिया। और इस प्रकार ऐसी लड़की उस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसी लड़की, तो ऐसी लड़की के लिए सच अ गर्ल इज नॉट फिट फॉर द रोल। इस रोल के लिए ऐसी लड़की फिट नहीं है। तो यहां देखिए सच अ गर्ल, यानी ए गर्ल है ना, तो यहां गर्ल क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हम सच ए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए हम सच का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, ये भी क्या है? एक प्रकार का यूज है डिटर्मिनर्स का। ओके, नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं लेस और फ्यूअर। लेस और फ्यूअर की बात कर लेते हैं। लेस और फ्यूअर की बात कर लेते हैं। लेस और फ्यूअर की बात करते हैं तो लेस जो होता है वो किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी को बताता है। और बता देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, उस नाउन से पहले। और फ्यूअर जो होता है वो नंबर के लिए यूज होता है, यानी नंबर के लिए यूज होता है, यानी क्वांटिटी के लिए यूज नहीं होता। और ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है फ्यूअर। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए कैसे इसका यूज प्लूरल से पूर्व होता है, यानी याद रखना है कि ये दोनों नाउन जो होती है, अनकाउंटेबल नाउन जो होती है, काउंटेबल नाउन जो होती है, वो कैसी नाउन होती है? प्लूरल होती है। ठीक है ना, प्लूरल नाउन होती है। तो देखिए कैसे, वी हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क, कि हमारे पास इस वर्क के लिए बहुत कम समय है। तो लेस टाइम, टाइम क्या? अनकाउंटेबल, लेस टाइम। फ्यूअर टाइम नहीं लिखेंगे, लेस टाइम। ओके, वी हैव फ्यूअर बुक्स, जैसे ये कह सकते हैं वी हैव फ्यूअर बुक्स। वी हैव फ्यूअर बुक्स, ये कह सकते हैं फ्यूअर बुक्स। वी हैव फ्यूअर बुक्स, वी हैव फ्यूअर बुक्स टू रीड। यहां देखिए क्या बता रहा है? नंबर ऑफ बुक्स बता रहा है कि हमारे पास पढ़ने के लिए थोड़ी ही किताबें हैं, फ्यूअर बुक्स है। तो इसका मतलब बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। ऐसे ही सी हैज लेस मनी टुडे, इसके पास आज बहुत ही कम धन है। लेस मनी, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, इसलिए लेस लगा दिया। और इसी तरीके से सी हैड, अब सी हैड फ्यूअर लेसन्स, फ्यूअर लेसन्स टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ ही पार्ट हैं, फ्यूअर लेसन्स, यानी बहुत ही कम पार्ट है। लेसन्स क्या है? काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं। तो गिनने वाली चीज से फ्यूअर और ना गिनने वाली से लेसर का यूज करते हैं। और लेस का मतलब क्वांटिटी और फ्यूअर का मतलब नंबर। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। लेस और फ्यूअर के बाद हम बात कर लेते हैं इनफ की, यानी यूज करते हैं अपने इनफ। इनफ या नॉट इनफ, ये दोनों, नॉट इनफ तो क्या नेगेटिव में यूज होता है, और इनफ जो होता है वो पॉजिटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इनफ, देखिए इनफ के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन यूज की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि इनफ के बाद पर्याप्त, इसका मतलब पर्याप्त होता है, यानी पर्याप्त का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले इनफ लगता है। ठीक है ना, चाहे काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों से पहले इसका यूज किया जाता है। पर नाउन कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। कि इनफ तो है वो ज्यादा ही होता है, जैसे वी हैव नॉट इनफ मनी,
हमारे पास इनफ मनी नहीं है, तो इसका मतलब वी हैव नॉट इनफ मनी, तो नॉट इनफ भी यूज कर सकते हैं, वी हैव नॉट इनफ मनी, इनफ का मतलब ज्यादा धन नहीं है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी यूज करते हैं, सी हैज इनफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। अब यहां इनफ बुक्स, बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन, और मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो दोनों से पहले, लेकिन बुक्स में याद रखना है ये प्लूरल है, इनफ बुक नहीं, इनफ बुक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो नॉट इनफ और इनफ इस तरीके से आप यूज करोगे। और कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं इसी डिटर्मिनर में। जैसे आपको कई बार ये आ जाता है लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ठीक है ना, गुड डील ऑफ, या आपके यहां आ जाता है प्लेंटी ऑफ, ठीक है ना। प्लेंटी ऑफ के अलावा आपके पास आ जाता है ए लार्ज नंबर ऑफ, यानी बहुत सारी बातें आती है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ भी होता है, लॉट्स ऑफ आ गया। तो ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल, यानी कि दोनों के लिए यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत, इन सब का अर्थ होता है बहुत ज्यादा या बहुत होता है। जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अभी देखिए ए लॉट ऑफ किसके लिए यूज होता है? फ्रेंड्स के लिए यूज, और फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा ये देखें, देर आर अ गुड डील ऑफ, ऐसे ही बोल सकते हैं, देर आर अ गुड डील ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देख क्लास में बहुत सारे छात्र हैं, एक गुड डील ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल नाउन प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है ना। देयर आर अ गुड डील ऑफ, तो अब ऐसे ही सीता डजंट टेक अब लॉट्स ऑफ मिल्क, लॉट्स ऑफ मिल्क। अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो लॉट्स ऑफ मिल्क की बात कर रहा है। मिल्क अनकाउंटेबल है तो उससे पहले आ गया, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रवि पुट्स अ ग्रेट डील ऑफ सुगर इन मिल्क। अब सुगर, अ ग्रेट डील ऑफ सुगर, सुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले अ ग्रेट डील ऑफ, में ग्रेट डील का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ऐसे ही प्लेंटी ऑफ पीपल, plenty of people are coming to attend the function। इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए plenty of people आ रहे हैं, तो plenty of people से पहले रख रहा है, people क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऐसे भी आपको a large number of भी कह सकते हैं, a large number of students, a large number of students were present on the annual day। एनुअल डे पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उपस्थित थे, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो ध्यान रखना है आपको, किसका ध्यान रखना है? कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, है प्लेंटी ऑफ, इसका अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में, तो ऐसे भी इसको यूज किया जा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और जो डिटर्मिनर्स है उनकी बात करते हैं। और डिटर्मिनर्स में देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि ए गुड मैनी, ए गुड मैनी हो सकता है। ए गुड मैनी का मतलब क्या होता है? ए गुड मैनी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज कहाँ किया जाता है? मैं एक एक चीज को करके बता दूं। इसका यूज करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज, इसका अर्थ होता है लार्ज नंबर, यानी इनफ नंबर से यूज होता है। इनफ नंबर यानी पर्याप्त संख्या जो होती है, तब कहते हैं ए गुड मैनी।
यानी जैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वॉलंटियर्स हैं, तो कैसे वो यूज करेंगे? गुड मैनी वॉलंटियर्स आर हियर। तो यहाँ पर ए गुड मैनी का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या के अंदर, ये बात करते हैं ए गुड मैनी। पर्याप्त संख्या में जब बात करेंगे तो ए गुड मैनी यूज करेंगे। और ए ग्रेट मैनी यूज क्या करेंगे? ए ग्रेट मैनी, इसका यूज क्या करेंगे? इसका यूज तब करेंगे जब हमें मोर देन नीडेड, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा होती है, तब कहते हैं ए ग्रेट मैनी है। आवश्यकता से जब ज्यादा होती है तो अब क्या कहेंगे? ए ग्रेट मैनी है। प्लीज डोंट अपॉइंट द वॉलंटियर्स इन आवर ग्रुप। don't appoint more volunteers in our group because there is ऐसे because there is a great many volunteers, a great many volunteers। तो कहने का मतलब क्या? वहां पर जितने जरूरत थे उससे ज्यादा है, इसलिए वो ए ग्रेट मैनी की बात करता है। तो ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी, ए गुड मैनी का मतलब इनफ होता है और ए ग्रेट मैनी का मतलब होता है मोर देन नीडेड, जितने ज्यादा थे उससे ज्यादा हैं ए ग्रेट मैनी। और अगर अपने बात करते हैं मैनी ए की, तो मैनी ए का मतलब क्या होता है? मैनी ए का मतलब होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो अपने ए गुड मैनी और ग्रेट मैनी और मैनी ए, तो इसको ध्यान रखना। मैनी ए के बाद में जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो ये आपको ध्यान में रखना, जो चीज बच गई उसके बारे में हम पूरी खुल करके चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं मोर की। मोर कहाँ यूज करते हैं? मोर कहाँ यूज करते हैं? इसका अर्थ है टू अ ग्रेटर डिग्री, टू अ ग्रेटर डिग्री। यानी कहने का मतलब मैनी, फिर मोर और फिर मोस्ट, ये होता है ना मैनी मोर मोस्ट। मैनी मतलब ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ये तीन चीजें होते हैं मैनी मोर मोस्ट। तो मोर का मतलब होता है, मोर नाउन से पहले आता है। जैसे आई नीड मोर बुक्स, मुझे और ज्यादा पुस्तकों की जरूरत है। कई बार अपने मोर यूज नहीं करते, मोर ऑफ यूज करते हैं। कैसे? जैसे ये कहें टू मोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल वर्किंग, यानी दो स्टूडेंट और मोर ऑफ भी यूज कर सकते हैं मोर की जगह। कई बार मोर और मोर ऑफ का यूज करते हैं, यहां पर मोर का यूज किया गया। तो इस तरीके से मोर जो होता है, सम कंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज किया जाता है। बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक। अब ये देखिए, मोर इंटरेस्टिंग यहां क्या कर रहे हैं? अपने कंपैरेटिव कर रहे हैं, क्योंकि देन लगा रहे हैं यहां पर, देन दैट बुक। यहाँ किसका यूज कर रहे हैं? देन दैट बुक, देन लगा रहे हैं, मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक। तो यहाँ मोर ऑफ, मोर इंटरेस्टिंग, मोर ऑफ जो यूज करते हैं वो डिटर्मिनर्स प्रोनाउन से पहले, मोर ऑफ दी, मोर ऑफ द, यानी इससे पहले मोर ऑफ द। ये द क्या है? ये द है, डिटर्मिनर से पहले ये यूज होता है, मोर ऑफ द, यानी मोर ऑफ द। कोई भी डिटर्मिनर आ जाए, मोर ऑफ द है, तो मोर ऑफ द डिटर्मिनर आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना? तो मोर ऑफ द यूज करते हैं। और तुलना वाले वाक्यों में अपने मोर देन का यूज करते हैं। यहाँ देन का यूज देखिए, मोर देन, देन 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 का मतलब ये इंटरेस्टिंग बना रहा है इस चीज को। तो इस तरीके से मोर का यूज जो है वो ग्रेटर डिग्री के और ज्यादा के अर्थ के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोर के बाद। मोर के बाद बात कर लेते हैं अनदर और अदर। अनदर और एक वर्ड आता है अदर, इसका यूज कैसे करते हैं? अनदर जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? अनदर का मीनिंग होता है एडिशनल या अल्टरनेटिव, यानी उसकी जगह पर, जिसकी जगह पर एक जैसा, उसी जैसा दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अनदर। जैसे सी इज टू
सी इज टू फेस अनदर कॉम्पिटिटर, उसको दूसरा कॉम्पिटिटर फेस करना है। तो अनदर कॉम्पिटिटर का मतलब दूसरा उसी जैसा, अनदर, अनदर का मतलब ये होता है दूसरा उसी जैसा, ठीक है ना। तो अनदर का मतलब हुआ दूसरा उसी जैसा, अनदर कॉम्पिटिटर। और अगर अदर की बात करते हैं तो अदर का अर्थ कुछ अलग होता है। अदर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ भी होता तो एडिशनल है, होता तो एडिशनल है, परंतु वो क्या होता है, अल्टरनेटिव नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, उससे बिल्कुल अलग हट करके होता है। यानी अनदर और अदर में डिफरेंस है। ये अनदर की बात हुई। और अब अदर की बात करते हैं कि डोंट यू हैव अदर ड्रेसेस, ये नहीं, डोंट यू हैव अदर ड्रेसेस। यहां पर अनदर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते यहां पर अनदर? अनदर इसलिए यूज नहीं, उसी जैसी दूसरी तो देखनी नहीं चाहते अपने तो क्या कि उससे डिफरेंट देखना चाहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, अदर का यूज कर दिया, अदर ड्रेसेस है, डोंट यू हैव अदर ड्रेसेस हो गया ना। इसी तरीके से यूज योर अदर फुट, ऐसे यूज योर अदर फुट। क्यों अदर फुट, फुट जो दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, अदर लगाएंगे अनदर नहीं, अनदर फुट नहीं लगाएंगे कि हाथ के बायां और दायां हाथ अलग अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए अपने क्या लगाते हैं, अनदर फुट लगाते हैं, ना कि सॉरी अदर फुट लगाते हैं, अदर हैंड लगाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अनदर और अदर, अनदर और अदर। अनदर क्या होता है, अनदर उसी जैसा दूसरा होता है, अदर उससे अलग दूसरा होता है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये अपने पढ़ चुके हैं और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं। उसके बाद मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैनी के अंदर अपने एक बुक मैनी का यूज हमने पढ़ लिया है, लेकिन जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव मैनी बुक्स, ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होता है, ये सेंटेंस रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि जो मैनी है वो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आई हैव मैनी बुक्स ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, उसमें मैनी को, मैनी इज नॉट यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता अफर्मेटिव सेंटेंस में, परंतु नेगेटिव में इसका यूज किया। अब अफर्मेटिव में कैसे, मैनी की जगह फिर अपने क्या आएंगे, आई हैव, मैनी की जगह कुछ और लगा दो, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ लगा दो, प्लेंटी ऑफ लगा दो, या आप अ नंबर ऑफ लगा दो, इनमें से कोई लगा सकते हैं, लेकिन मैनी नहीं लगा सकते। यानी इसकी जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु एक बात ये है, उसी सेंटेंस को अगर मैं और बताऊं, मैनी से पहले कुछ लगाया जाए, आई हैव सो मैनी बुक्स, ठीक है ना, ऑन ग्रामर। अब यहां क्या हुआ, सो मैनी, मैनी से पहले सो आ गया, तो मैनी से पहले सो आ गया ना, इसलिए ये क्या है, यहां पर तो सही है लेकिन यहां गलत है, यहां पर तो बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर ये गलत है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यही बात मोर के ऊपर लागू होती है, यही बात जो है वो मोर के ऊपर लागू होती है। मैनी वाली सेम बात जो है मोर के ऊपर लागू होती है, मोर नहीं सॉरी मच के ऊपर लागू होती है। जैसे आई नीड मच वाटर, यानी अगर मैं मच की बात करूं, ये भी ध्यान रखना है, मच का प्रयोग हालांकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये बात नहीं पढ़ चुके, आई नीड मच वाटर, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मच जो है यहां पर किसके रूप में यूज किया जा रहा है, किसके रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऐसा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे यूज कर सकते हैं, आई नीड एज मच वाटर एज यू हैव। तो यहां एज मच, मच से पहले कुछ ना कुछ है तो अपने इसको यूज कर सकते हैं। अगर अकेला मच आ जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो
ये बात आपको ध्यान में रखनी। हाँ, ऐसे अपने यूज कर सकते हैं, आई नीड अ लॉट ऑफ वाटर, मुझे बहुत सारे पानी की जरूरत है, तो आपने अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं, मच यूज नहीं कर सकते। तो मच और मैनी में ये थोड़ी सी बात कॉमन बात है, उसको आपको याद रखना है, मच और मैनी। बाकी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसके अंदर, बहुत सारे डिटरमिनर्स जो है हम पढ़ चुके हैं। इसमें पोस्ट डिटरमिनर्स की बात करूं तो कार्डिनल नंबर्स जितनी भी होती हैं 1 2 3 सम 10 पैसेंजर्स वर देयर, जैसे सम 10 पैसेंजर्स वर देयर। अब ये देखिए, सम 10 पैसेंजर्स वर देयर, सम 10 पैसेंजर्स वर देयर, ठीक है ना। तो ये सम 10 पैसेंजर्स वर देयर, वहां कुछ 10 पैसेंजर्स थे, तो यहां प्री डिटरमिनर सम है। सम क्या है? प्री डिटरमिनर है, पहले आ रहा है, और 10 जो है वो पोस्ट डिटरमिनर है। हालांकि यहां पर सेंट्रल डिटरमिनर नहीं है, प्री और पोस्ट दो डिटरमिनर का यूज किया जा रहा है। सम 10 तो 10 का यूज किया जा सकता है। ऑर्डिनल में जैसे यू नीड द फर्स्ट रिवीजन, यू नीड द फर्स्ट रिवीजन, और ये दी जो है प्री डिटरमिनर है। वैसे तो ए एन डी जो होता है वो सेंट्रल डिटरमिनर होता है, और सेंट्रल डिटरमिनर के बाद में आने वाला पोस्ट डिटरमिनर होता है। तो आई नीड दी ये सेंट्रल डिटरमिनर है, और इसके बाद में पोस्ट डिटरमिनर फर्स्ट आ रहा है कि नहीं? तो ये पोस्ट डिटरमिनर है, ये फर्स्ट आ रहा है। तो ये अपने किस नंबर में आता है? ऑर्डिनल नंबर के अंदर आ रहा है। तो ये ऑर्डिनल नंबर की बात हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जनरल ऑर्डिनल होते हैं, जैसे योर नेक्स्ट पीरियड इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये दे दिया, तो नेक्स्ट, योर और नेक्स्ट देखो इकट्ठे आ रहे हैं, योर और नेक्स्ट आ रहे हैं। तो ये प्री डिटरमिनर है और ये पोस्ट डिटरमिनर है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो जनरल ऑर्डिनल्स के अंदर आ जाते हैं। और क्वांटिफायर्स के बारे में अपने पढ़ ही चुके हैं, सेवरल पढ़ चुके हैं, मैनी पढ़ चुके हैं, फ्यू पढ़ चुके हैं, ए फ्यू पढ़ चुके हैं, दी फ्यू पढ़ चुके हैं। तो ये सारे क्वांटिफायर्स जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि यू हैव अंडरस्टैंड इट, कि आप इसको समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।